गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, है ना। आज हमको इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम युग्मक संलयन को समझेंगे, है ना। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये पराग नलिकाओं का चित्र है। एक साथ कई पराग नलिकाओं में जर्मिनेशन होता है, उसमें से कुछ एक ही नलिका होती है जो आगे की ओर बढ़ती है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर काफ़ी सारे परागकण आगे गिरे हैं। अब इनमें से सभी कोशिश करते हैं कि सभी जर्मिनेट हों, आगे बढ़ें, अपनी नलिका का निर्माण करें, पर उनमें से एक ही सफल हो पाता है। नलिकाएं तो 3-4 बनेगी, काफ़ी सारी भी बन सकती है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी बन रही है, लेकिन जो फ्यूज़न होगा वो एक ही पराग नलिका के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं उनके द्वारा होता है। तो एक मेल और एक फीमेल गैमेट का जो फ्यूज होना है वही युग्मक संलयन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पराग नलिका आ रही है और ये जो हमारा भ्रूण कोश है उसके अंदर ये इंटर कर रही है। यहाँ पे एक छिद्र होता है, उसके माध्यम से अंदर जा रही है। तो यहाँ पर हमने इसका चित्र पहले भी देख रखा है कि यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, एक अंड है और 2 सहायक कोशिकाएं हैं इसकी। यहाँ पे प्रतिव्यांश या एंटीपोडल सेल्स हैं जो इसको पोषण देती हैं, और यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाइज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब देखिए ये जो नलिकाएं हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद में या इसका स्ट्रक्चर और आगे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट इसके अंदर आ रहे हैं। ये नर युग्मक हैं जो कि इसके अंदर प्रवेश करेंगे, असहायक कोशिकाएं इनकी हेल्प करेंगी कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है। और ये कहाँ पहुँचता है, इस अंड केंद्र के यहाँ पर, और इसको जाके फ्यूज करता है, इसके साथ में ये संलयित हो जाता है। ठीक। और एक और जो नर युग्मक रहेगा वो किससे होगा, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से जाकर संयुक्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 बार ये इस तरह से हो रहा है, 2 बार, एक बार तो यहाँ पर इसका संयोजन हो रहा है, एक बार यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको और डिटेल में हम समझते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, अधिकतर मतलब हर साल आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आना ही आना है। तो युग्मक संलयन हम समझ चुके हैं, इसके आगे और बढ़ते हैं। अब इससे क्या बन रहा है, जब यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। द्विगुणित कैसा, एक गैमेट जो है मेल का एक फीमेल का, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, है ना। एन मिलके क्या बन जा रहे हैं, 2n मतलब द्विगुणित। इस तरह से एक जाइगोट की निर्माण हो जाता है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वह 2 पोलर न्यूक्लियाइज की ओर गति करता है और उनके साथ संयोजित हो जाता है और त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है। और जो त्रिगुणित रचना बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यहाँ पर कितने, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई के और एक मेल गैमेट का, 3 मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे त्रिगुणित बोलेंगे। और तीनों, तो 3 का संलयन यहाँ हो रहा है। ऊपर किसका हो रहा था, सिर्फ 2 का, लेकिन यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, तो इसे हम त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में भी त्रिसंलयन कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश में 2 प्रकार का संलयन हो गया। एक संलयन कौन सा हुआ है, युग्मक संलयन, और दूसरा त्रिसंलयन। तो इस प्रकार से युग्मक संलयन होना और त्रिसंलयन होना यही दोहरा निषेचन कहलाता है, जो कि पुष्पीय पादपों की एक अनूठी घटना है। ये सभी में नहीं होता, जो पुष्पीय पादप होते हैं उन्हीं में दोहरा निषेचन होता है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय नलिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। भ्रूणपोष के रूप में यह विकसित होने लगती है, जबकि जो युग्मनज होता है वो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान रखिए कि जो त्रिसंलयन हुआ है, या ना पोलर न्यूक्लियाई से जो हुआ है, उससे क्या बनेगी, एक कोशिका, है ना। उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहेंगे। और जो दूसरा है ना जाइगोट, वो क्या बन जाएगा, उसका भ्रूण। तो इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र के अंदर यहाँ पर ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका की सहायक कोशिकाएं हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और यहाँ एंटीपोडल्स हैं, सेल्स हैं। अब ये एंटीपोडल सेल्स का क्या काम है, इस पूरे को भ्रूणपोष जो बन रहा है इसको पोषण प्रदान करना,
है ना। और इनका काम क्या होता है, उसको दिशा निर्देशित करना, जो मेल गैमेट आता है उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है और ये नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गैमेट्स मिले हैं तो 2n बन रहा है, मेल फीमेल गैमेट्स दोनों मिलकर फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो युग्मनज यानी जाइगोट बन रहा है। और यहाँ पर 3 संलयन हो रहा है, 3n, एक मेल गैमेट आया है, 2 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ 3 संलयन हुआ है। तो और ये क्या बनाएगा, भ्रूणपोष कोशिका, और ये बनाएगा भ्रूण को बनाएगा ये, है ना। अब ये जो भ्रूण बन रहा है ना, ये युग्म, इसी में फिर आगे डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और उसके बाद में इस तरह से एक गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने अभी समझ लिया कि भ्रूण बन गया है भाई। एक जब इसकी शुरुआत हो रही है, इसके अंदर एक बीज बनने की शुरुआत है ये, है ना। अब इसके बाद में ये भ्रूण बन गया, अब इसमें डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ तक जो हम पढ़ रहे थे कि ये इससे मिलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, निषेचन के नाम से जानेंगे। अब हमने निषेचन के पूर्व की जो क्रियाएं थी वो सब समझी, निषेचन होना भी समझ लिया। अब हम निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होगी उनको समझेंगे। तो निषेचन की पश्च की घटनाएं देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बीजांड होता है परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की घटनाओं को निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। यदि हमसे कोई पूछे कि निषेचन पश्च घटना क्या है, तो हम बता देंगे कि या तो बीज बनेगा और फिर अंडाशय से फल बनेगा। तो इन दोनों घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटना के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर हम जो अभी हमने भ्रूणपोष बनाया है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ये जो भ्रूणपोष होता है ना, ये भ्रूण को विकास में हेल्प करता है, उसको बढ़ने में सहायता करता है। इसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती है, बार बार विभाजित होती है, त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। जो कोशिका बनी है ना, वो कोशिका अब किस में कन्वर्ट होने लगेगी, ऊतक में बदलने लगेगी। ऊतक की कोशिकाएं जो इसमें खाद्य सामग्री होती है से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण को पोषकता प्रदान करती है। अब इसमें ऊतक जो बन गया है ना, वो जो भ्रूण, एक छोटा सा भ्रूण होता है, उस भ्रूण को पोषण देती है। सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर न्यूक्लियर डिवीजन से गुजरता है। अब ये जो बना हुआ है ना हमारा, इसमें बार बार जो केंद्रक है उसमें डिवीजन होता रहेगा, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, काफ़ी सारे केंद्रक बनेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियाई या मुक्त केंद्रक के रूप में बनता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। आप इस लाइन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। तो हाँ, सिंपल सा बताते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है उसका कई बार डिवाइड होना, जिससे बहुत सारे केंद्र को बन जाते हैं, इस अवस्था को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। कोशिका भित्ति इसका स्थान ले लेती है, फिर भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण के पहले मुक्त न्यूक्लियाई की संख्या में व्यापक भिन्नता हो जाती है। अब आप लोगों ने नारियल पानी सबने पिया है, कच्चा नारियल पानी पिया होगा ना, तो उस पानी को आप जानते हैं क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, फ्री न्यूक्लियर भ्रूणपोष होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में न्यूक्लियाई होती है और उसके आसपास सफ़ेद गुदा या गिरी बना होता है। अब ये जो सफ़ेद जो हमें आउटर देखते हैं ना, वाइट कलर का जो बना होता है, तो वो क्या होता है, उसका भ्रूणपोष एक कोशिका के रूप में बना हुआ है, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, वो उसके केंद्रक हैं। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष अच्छी तरह विकासशील भ्रूण जैसे मटर, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे नारियल में, है ना। अब इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, काफ़ी सारे ये हैं, इनको मैंने अंकुरित करके रखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसको देखेंगे, ये मेथी दाना है, मेथी दाना के साथ साथ में यहाँ पर ये भी है। देखिए, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। अब इसमें देखिए, ये जो है इसमें पूरे के पूरे उसको यूज़ कर लिया गया है। ये जो है
एक बीज है, देखो बीज वाला भी दिखाते हैं, ये बीज वाला है ना। तो इसका ये जो पोर्शन है, जो इसका बीज था, जब इसको पानी के अंदर हमने डाला तो इस पानी में ये फूलने लगा और फिर इसमें जर्मिनेशन होने लगा। तो ये जर्मिनेशन होता है जब, तो ये इसका भ्रूण जो होता है, ये वाइट कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इसके भ्रूण का विकास होता है ना। और दो इसको यदि हम जैसे इस चने में खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो चना है ये द्विबीजपत्री होता है ना। इस द्विबीजपत्री को आप यदि ओपन करके देखेंगे तो इसके दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। देखिए ये इसके बीज पत्र है ना, और यहाँ इसका भ्रूण है जिसमें इसका विकास हो रहा है। इस तरह की संरचना इसमें होती है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो मटर है, मूंगफली है, सेम है, इनका जो विकासशील भ्रूण होता है इन पूरे पोषक तत्वों का उपयोग कर लेता है। ये जो इसमें भंडारण है ना, अब खाद्य पदार्थ, इसका पूरा उपयोग कर लेता है। जैसे मैं इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर ये जो नीचे बीज दिख रहा है ना, जब इसका थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो जाएगा तो देखिए इसमें से बीज पूरा गायब हो चुका है। ये बीज को पूरा इन्होंने उपभोग कर लिया है। तो इस तरह की रचना यहाँ पर बन जाती है। अब हम भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भ्रूण है इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। भ्रूण कोश या पुटी बीजांडादार सिरे पर विकसित होता है ना। जो इसका बीजांड होता है उसके सिर से यह विकसित होता है। यहाँ पर युग्मनज होता है। अधिकतर युग्मनज विभाजित होते रहते हैं। निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। अच्छा, कब इसका स्टार्टिंग होता है? पहले क्या बनता है? पहले युग्मनज में डेवलपमेंट होगा या भ्रूणपोष में? पहले जो डेवलपमेंट होगा वो भ्रूणपोष में होगा, है ना। भ्रूणपोष इसका डेवलप्ड हो जाएगा। फिर इसमें जो छोटा सा जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसको तो भोजन चाहिए होता है ना। जो भ्रूण है उसको भोजन, तो ये बनने की शुरुआत है। ये तो मैंने आप लोगों को जो अभी दिखाया ना, ये तो बीज है। बीज के बाद की प्रवस्था, इस भ्रूण से ही फिर आगे डेवलपमेंट होता है ना। तो ये जो है पहले भ्रूणपोष बन रहा है। भ्रूणपोष में छोटा सा युग्मनज है, तो वो युग्मनज जो है उसको पोषण कौन दे रहा है? ये भ्रूणकोश ही उसको पोषण दे रहा है, और फिर वो भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, ताकि विकासशील भ्रूण सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके और फिर वो किसमें, बीज में आ सके। अब भ्रूण विकास या भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। युग्मनज प्राग भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही यह गोलाकार, हृदयाकार या परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर चित्र पे ये देखिए, ये गोलाकार भ्रूण है ना। ये जब फर्स्ट स्टेज हो जाती है, अभी बीज नहीं बना है, वो तो आपकी बुक में लिखा था समझाने के लिए, इसलिए समझाएं। अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं? अभी पहले की स्टेज, बीज बनने की पहले की स्टेज। तो वहां पर क्या हो रहा है? ये वाली जब स्टेज हो गई तो उसके बाद युग्मनज बना। युग्मनज बनने के बाद में यहाँ पे एक गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो गया, है ना। किसी में गोलाकार बनता है, किसी में इस तरह से हृदयाकार भ्रूण बनता है, और किसी में इस तरह का अलग तरह का इस तरह का बनता है। अब यहाँ पर और हम देखेंगे इसका डिटेल। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं, है ना। अब जो बीज बनेगा उसके अंदर दो बीजपत्र होंगे। किसमें? द्विबीजपत्री में। जैसे मैंने अभी आपको चने में दिखाए थे ना कि ये दो बीज बनेंगे यहाँ से, इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए। ये देखिए, ये दो बीजपत्र, इसको क्या बोलेंगे? दो बीजपत्र। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये दो बीज, है ना। आप इसको घर पे भी अंकुरण करके देख सकते हैं आसानी से। अंकुरण के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसमें दो बीजपत्र हैं। बीजपत्र के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? एपिकोटिल या बीजपत्रोपरिक, जो प्रारंकुर या स्तंभ सिरे पे प्रायः समाप्त हो जाती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर के नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त हो जाती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए ये वाला, यहाँ पर ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये क्या था हमारा? इस तरह का स्ट्रक्चर था।
मेथी दाना जो है वो इस तरह का नजर आ रहा था, है ना। इसके 2 बीज पत्र थे। जब इसने इसका पूरा उपयोग कर लिया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें ये वाला एक पोर्शन निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूलांत सिरा, है ना। ये निकल चुका है बाहर। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं। जैसे आज आपने मूंग को या चने को अंकुरित किया, फर्स्ट डे उसकी स्थिति कैसी होती है, सेकेंड डे उसकी स्थिति कैसी होती है, थर्ड डे उसकी स्थिति कैसी होती है, ऐसे आप अलग अलग दिन उसको वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मूलांत सिरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 इसमें पत्ती नुमा रचना, अभी ये कैसे कलर की है, ये 2 पत्ती नुमा रचना आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये पत्तियां बन चुकी है इसकी, है ना। जब इसको सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन कलर में, है ना। अभी ये येलो कलर की है तो ये प्रारंकुर वाला भाग हो गया। तो प्रारंकुर वाला भाग जो है ना वो क्या बना लेगा, बाद में तना बनाता है और ये जड़ को बनाता है। तो ये किसके अंदर है, ये जो पूरा बीज होता है ना, जैसे ये चने का बीज है, इसके अंदर, है ना। अभी डेवलपमेंट बीज का नहीं हुआ है, ये बीज बनने की शुरुआत है कि बीज कैसे बन रहा है। ओके, ये बीज बनने की शुरुआत है और बाद में ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। ये मैंने आपको समझाया है। तो ये जो पोर्शन होता है इसके अंदर वो मूल गोप कहलाता है। अब यही स्थिति किस में बनती है, एक बीजपत्री भ्रूण में। इसमें कैसा होता है, एक ही बीजा होता है। जितने भी घास परिवार होते हैं ना, बीजपत्र को स्केटुलम या प्रशल्क कहा जाता है, जो भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। इसके निचले सिरे पे भ्रूण अक्ष गोल आकार तथा मूल आवरण में विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे हम मूलांकुर चोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मूलांकुर चोल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नीचे की ओर जो पोर्शन होता है उसे मूलांकुर चोल कहेंगे। इसको अभी मैं चित्र के माध्यम से भी बता दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। स्केटुकुलम के जुड़ाव के स्तर पर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरि कहते हैं। ये प्रहोर शीर्ष और कलिका आध पर्ण के होते हैं, जो खोखली पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रारंकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों के एग्जाम्पल यहाँ है, गेहूं, मक्का, मटर, इन सबको ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता चुकी हूँ करने के लिए। तो अब पहले मैं आपको इन चित्रों के माध्यम से इसको समझा देती हूँ। तो पहला ये वाला आप देखिए, ये चित्र आपको नजर आ रहा है, ये किसका है, ये द्विबीजपत्री का भ्रूण का चित्र है। द्विबीजपत्री जो होते हैं उनके भ्रूण कैसे बनते हैं उनके अंदर यहाँ पे शो किया है। तो उसके अंदर जो भ्रूण बन रहा है ना, इस तरह की रचना लिए होता है। उसमें एक सिरा ये जो नीचे की ओर जा रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये मूलांकुर। और मूलांकुर के साथ में इसमें क्या बन रही है, मूल गोप, है ना। ये अभी भ्रूण विकासशील अवस्था में है। फिर इसमें 2 बीजपत्र बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम बीजपत्राधार के नाम से कहेंगे। यहीं से इनका निर्माण होता है। फिर एक और इसमें ये आपको लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रारंकुर। अब ये जो प्रारंकुर है ना, बाद में क्या बन जाएगा, जब बीज बनता है ना तो उसके बाद में ये क्या बन जाता है, इसी से ही तना बनेगा ऊपर की ओर। और ये जो हम मूलांकुर देख रहे हैं, इससे क्या बनेगी, जड़, मूल का निर्माण होगा। तो ये कौन सा वाला था, ये पोर्शन है द्विबीजपत्री का। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। तो ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र किसका है, ये है एक बीजपत्री। घास, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आते हैं, एक बीजपत्री में। आप लोग जब याद करें तो इनको जरूर याद कर लीजिए, ये भी रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं कि एक बीजपत्री का नाम बताइए, द्विबीजपत्री का नाम बताइए, है ना। और उसके नाम भी आपको याद करने हैं और ये स्ट्रक्चर भी। ये स्ट्रक्चर वैसे हम यदि सामान्य परीक्षा देते तो उसमें कम आते हैं, लेकिन यदि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना तो इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और इन चित्रों को भी बना के दे दिया जाता है। जैसे नीट वगैरह की एग्जाम होती है ना, तो इन चित्रों को दे दिया जाएगा और फिर वहाँ पे नाम दे दिए जाएंगे, आप लोगों को उसमें से चूज करना पड़ता है। तो इन चित्रों को यदि हमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है तो अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर ये स्केटुलम है, ये वाला जो पोर्शन इसका कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्केटुकुलम। फिर ये प्रारंकुर चोल, है ना। जब इसमें डेवलपमेंट होगा तो ये किस, प्रारंकुर चोल की भित्ति फटेगी और इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे परोढ़ शिर कहा जाएगा और ये तना बनाएगा, इसको फाड़ के ऊपर निकल जाएगा। फिर ये अधिकोरक अवस्था है। इसको नीचे देखें तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये जड़ बनाएगा और ये मूल गोप को बनाएगा। और इसके बाहर का जो लेयर होता है उसे हम मूलांकुर चूल के नाम से जानते हैं। तो ये एक बीजपत्री का हो गया। ये किसकी अनुप्रस्थ काट है, ये घास के भ्रूण की अनुप्रस्थ काट है। ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक है,
बहुत छोटा होता है, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो ये बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमारा भ्रूण बन गया। अब ये जो भ्रूण बन चुका है ना, आप लोग बीजों को भी अगर तोड़ के देखते तो उनके बीच में भी व्हाइट कलर का छोटा सा एक पोर्शन नज़र आता है ना। तो अब हम बीज को पढ़ेंगे। अब बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आवृत बीजों में मेन कैरेक्टर है इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम क्या होता है, बीज। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तभी इसी के आधार पे पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर आवृत बीजों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अंतिम परिणाम है वो क्या है, बीज। निषेचित बीजांड के रूप में हम इसको बताते हैं। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है और अंकुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चना हमने लिया हुआ है, इस चने को यदि हम देखेंगे तो इस चने के ऊपर देखिए आप, ये जो चना मैंने पकड़ा हुआ है इसके ऊपर एक आवरण है। इस आवरण को मैं हटा के दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा आवरण इसका हट जाएगा, ये बाहर इसके आवरण है ना। ये आवरण पूरा हट गया, ये झिल्ली जैसी रचना है, ये हट जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें बीज पत्र नज़र आ रहा है। ये देखिए ये बीज पत्र नज़र आ रहे हैं और इसमें एक छोटा सा अखुआ नज़र आएगा। वो हो सकता है कैमरे में आपको नज़र ना आए, एक छोटा सा पोर्शन होता है। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो भ्रूण का बीज पत्र एक संरचना होती है। यह भंडार को मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करके रखी रहती है, इसलिए ये मोटी होती है। बीज पत्र का काम ही क्या होता है कि पोषण प्रदान करना भ्रूण को। जो बीज में छोटा सा अकुआ होता है ना, वो उसको पोषण देना ताकि वो बड़ा हो। अब इसमें दो तरह के बीज आ जाएंगे, एक गैर एल्बुमिनस या एल्बुमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, मटर, मूंगफली, या हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, मेथी दाने का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें कि इन्होंने पूरे इस बीज पत्र का पूरा उपयोग कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी कहीं पे शेष नहीं बच रहा है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है। तो मटर और मूंगफली में भी ऐसा ही होता है। तो इन बीजों को क्या कहा जाएगा, गैर एल्बुमिनस या एल्बुमिनस रहित। कुछ बीज ऐसे होते हैं एल्बुमिनस बीज कहा जाता है, जिनमें कि यह साथ में रह जाता है और भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड में होता है। अब यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद में कभी कभार बीजों में काली मिर्च या चुकंदर को हम देखें तो इसमें न्यूसिलेज भी शेष रह जाता है। बीजांडकाय, जो हमारी आउटर लेयर थी ना बीजांडकाय की, वह भी रह जाती है। इस तरह की रचना को हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि एल्बुमिनस बीज के नाम बताइए या गैर एल्बुमिनस बीज के नाम बताइए। तो हम ये बता सकते हैं कि एल्बुमिनस में कौन आएंगे और गैर एल्बुमिनस में कौन आएंगे। गैर एल्बुमिनस में मटर, मूंगफली, चना ये आ जाएंगे। और इसके अंदर ये एक बीजपत्री वाले, मोस्टली एक बीजपत्री वाले हैं, गेहूँ, मक्का, ये इस तरह के आ जाते हैं जिनके अंदर के भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष बच जाता है। फिर कुछ ऐसे हैं जैसे काली मिर्च और चुकंदर का देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूसिलेज बचा रह जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इस अवशिष्ट की उपस्थिति बीजांडकाय, इसे हम परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है और आता भी है ना। अंडाशय का आवरण बीज के ऊपर संरक्षणात्मक आवरण बनाता है। इसमें एक छोटा सा छेद होता है जो बीज अंकुरण के समय ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे ही हम बीजों को पानी में डालते हैं तो वो धीरे धीरे पानी को अंदर लेके फूलने लगते हैं ना। तो ये अंदर जाने का जो रास्ता हो रहा है, ये एक छोटे से छेद है ना। ये बीजों में छेद होता है जहाँ से वो निकलती हैं, उसकी जड़ और प्रारंकुर निकल के फूट के निकलते हैं ना। इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा इसका, ये वाला पोर्शन। अब है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बीज के बारे में करते हैं तो यहाँ पर अगर हम जो बीज बन रहा है उसमें क्या होता है, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, भ्रूण का निर्माण हो गया बीज, तो बीज के अंदर पानी की मात्रा घटने लगती है, धीरे धीरे वो शुष्क होने लगता है। पेड़ों पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे बीज लगे होते हैं, एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं। पहले वो ग्रीन कलर के रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और बाद में वो कैसे हो जाते हैं, एकदम सूखे से हो जाते हैं। तो ये जो घटना है इसे प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है, चयापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण जो होता है वो निष्क्रिय
दशा में चले जाता है। अब इस भ्रूण में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और न ही कुछ विकास होना है। कब तक? जब तक उसको अनुकूल परिस्थितियां न मिले, यानी कि नमी न मिले, आर्द्रता न मिले, ऑक्सीजन न मिले या उपयुक्त तापमान न मिले, तब तक वे अंकुरित नहीं होते। हाँ, पानी मिल गया, ये बीज काफ़ी समय से हमारे घर में पड़े हुए थे, है ना, इनको हमने पानी दे दिया, अभी इसको मिट्टी में लगा देंगे तो इससे पौधा बन जाएगा। तो ये जो बीज है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व के बीज बनते हैं, अंडाशय फल के रूप में विकसित होने लगते हैं। बीजांड का बीज के रूप में और अंडाशय का फल के रूप में स्थानांतरण चलता रहता है। इनको हम किस तरह से समझेंगे कि बीजांड जो बीज बन गया है ना, अब एप्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। एप्पल का फ्रूट लेते हैं तो उसमें बाहर जो कवरिंग होगी वो क्या होगी? उसका अंडाशय होगा और उसके अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में रहती है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से ये एक रचना ली हुई, ये बाहर का जो आउटर लेयर बनेगा ये क्या है? अंडाशय की दीवार है और इसके अंदर छोटे छोटे बीजों का निर्माण हो चुका है। अब ये जो बीज है ना, ये अंडबीज जो हैं, इन्हीं से फिर नया पौधा बन जाएगा। अब यहाँ पर है, अब इनसे जो विकसित होती है, अब ये जो अंडाशय की दीवार है इसको हम क्या कहते हैं? फल भित्ति के नाम से जानते हैं। ये आम, अमरूद, संतरे, इन सब में आप देख सकते हैं। तो इनमें क्या रहता है? ये गूदेदार हो सकते हैं और मूंगफली, सरसों आदि में ये शुष्क भांति में होते हैं, है ना। इनकी भी आउटर लेयर होती है, ऐसा नहीं कि मूंगफली सरसों की नहीं रहती है। आपने इनकी फलियों को देखा होगा, वही अंडाशय की दीवार होती है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जब अंडाशय से फल का विकास होता है तो इनके पुष्पीय अंग हासिल हो जाते हैं, है ना। अब क्या होता है? जैसे अंडाशय से फल बन रहा है, आपने फूल की रचना देखी थी, हमने जब शुरुआत की थी तो फूल से ही की थी और उसमें हमने वर्तिकाग्र देखा था। तो क्या होता है? जो फूल के जो खूबसूरत सी पत्तियां थी, जिन्हें हम पेटल कहते हैं, वो गिरने लगती हैं, सूखने लगता है फूल सूख जाएगा और उसके बाद में उसके अंडाशय में वृद्धि होगी। अंडाशय में वृद्धि होने के बाद वो फल बनता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पर सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, इन सब में क्या होता है? जो पुष्पासन होता है। अब मैंने जब फूल बताया था तो फूल का जो नीचे वाला बेस था वो उसका पुष्पासन था। अब इसमें क्या होता है? सारे, जब एप्पल बनता है ना तो उसके सारे पार्ट तो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ उसका जो थैलेमस रहता है, नीचे वाला जो पोर्शन रहता है, वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से जो फल बनते हैं उन्हें हम आभासी फल के नाम से जानते हैं। फल का अधिकतर फल केवल अंडाशय से ही विकसित होते हैं और जो केवल अंडाशय से बनते हैं उन्हें हम यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, आभासी फल भी पूछा जाता है एग्जाम में और वास्तविक और यथार्थ फल के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम इसमें सेब का, स्ट्रॉबेरी और अखरोट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आभासी फल है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? पुष्पासन। जबकि यथार्थ फल हम किन्हें कहेंगे? जिनका विकास किससे होता है? अंडाशय से होता है। अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी जातियां होती है जिनमें कि बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, उन्हें हम अनिषेच जनित फल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, हर एग्जाम में पूछी गई लाइन है। आप किसी भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कि अनिषेच जनित फल क्या है। बिना फर्टिलाइजेशन के, अभी तक हमने जितने बीज पढ़े हैं ना वो सब फर्टिलाइज होकर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक ही गैमेट से बन रहा है, एक ही जो है हमारी अंडाशय हो उसी से फल का निर्माण हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसे हम अनिषेचक जनित फल कहते हैं। अनिषेच जन फलन को वृद्धि कैसे हो सकता है? ये हार्मोन के प्रयोग से, है ना। जैसे ऑक्सिन हार्मोन वगैरह इन लोगों का जब स्प्रे कर दिया जाता है, उस जो पुष्प में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में यदि हम स्प्रे कर देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है अंडाशय वो फल बना लेगा। तो इसका एग्जाम्पल है केला, अंगूर, अभी बीज रहित अंगूर भी काफ़ी सारे आते हैं। तो ये सब इस अनिश्चित जनन फलन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बीज आवृत्ति बीजों को अब हम बीज के बारे में पढ़ेंगे कि बीज से क्या फ़ायदे हैं, है ना।
आप लोगों को पता है, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो बताया था कि आवृत्ति कुल, बीजी कुल जो है वो सबसे बड़ा कुल है। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इन्हीं पौधों को है, जिसमें द्विबीजपत्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है ना। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कि इनमें क्या है, बीज बन रहे हैं, और बीज भी ऐसे बन रहे हैं जो हर परिस्थिति में जीवन क्षमता लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रजनन प्रक्रिया, परागण, निषेचन के लिए जल आदि से ये स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि पानी चाहिए ही चाहिए। फिर दूसरा, बीज की रचना काफ़ी निर्भरता होती है ना। नए आवासों में भी यह अनुकूलन आसानी से कर लेते हैं। प्रजाति अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, है ना। कैसे? जैसे बीज है, सूखा है, प्रसुप्ति अवस्था में है, यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन फिर हम जब इच्छा होगी तब उसको हम उस एटमॉस्फेयर में बोकर उससे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं, है ना। यहाँ भी नीमच में भी लगा सकते हैं, उसको उज्जैन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से उसमें आहार संरक्षित रहता है। बीज के अंदर उसका फूड मटेरियल है ना, तो उसको उस समय हल्का सा पानी और मिट्टी मिल गई ना, बस उसी से उसका काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते रहते हैं जब तक कि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण ना कर सके। मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया था। इसमें देखिए कि ये इतना बड़ा हो चुका है, अभी इसको कुछ भी ज़मीन वगैरह की आवश्यकता नहीं लगी है। और जैसे ही ये प्रकाश, कब तक खाना इसको दिया है उस बीज ने, जब तक कि ये खुद बड़ा होने नहीं लगा है। अब ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा तो फिर अपना निर्माण कर लेगा। तो युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण भी संरक्षण प्रदान करता है। अब चूंकि यहाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसमें नवीन जेनेटिक्स भी होते हैं जो विविधता को लाते हैं। मेल फीमेल गैमेट्स दोनों इसमें मिल रहे हैं, तो इसमें वेरिएशन तो आएगा, विभिन्नता आएगी। नए गुणों के साथ ये बीज बनेंगे और फूल भी डिफरेंट टाइप के हम ले सकते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर फूलों की रचना भी कर सकते हैं। अलग अलग हमने पहला पढ़ा था ना, बोरा स्त्राव टेक्नोलॉजी, उससे हम डिफरेंट टाइप के फूलों को भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम बीज देखें तो कृषि का आधार है। भंडारण के लिए निर्जलीकरण या प्रसुप्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इसको खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। हमारे घर में गेहूँ रहते ही है। मौसम के लिए, फसल के लिए भी इनको उगाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम इच्छित कर दे तो काफ़ी समय तक कुछ जीवित रहते हैं, कुछ डेड भी हो जाते हैं, तो अलग अलग समय होता है। कुछ बीज 1 महीने तक रहते तो कुछ सैकड़ों साल तक रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राचीन समय में देखेंगे तो कई रिकॉर्ड्स है, जिसमें से एक है जिसका नाम है ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिस, है ना। तो ये जो है आर्किटा टुंड्रा में इसको खनित किया गया है, यानी कि निकाला गया है, जो ठंडा प्रदेश होता है। तो इसकी एज कितनी है? 10,000 साल। 10,000 साल पुराना बीज था, वहाँ ठंडे एरिया में ये वहाँ पे प्रिजर्व हो गया था। जब इसको निकाला गया वहाँ से और इसको जब बोया गया तो इसमें जर्मिनेशन हुआ, ये अंकुरित हुआ, और अंकुरित होने के बाद पुष्पित भी हुआ। इसी तरह एक पुराने खजूर के जीवन चक्र भी 2000 साल पुराना है, जिसका नाम है फोएनिक्स डैक्टिलोफेरा। ये खजूर 2000 साल पुराना है, लेकिन इसको भी यदि हम जर्मिनेट करें तो फिर ये एक पौधा बना सकता है। और इसको कहाँ से? मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के द्वारा इसको पाया गया। मृत सागर से आप परिचित होंगे, डेड सी है, यहाँ पर काफ़ी लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। एक प्रकार की झील है, जैसे सागर कहा है ना, यहाँ पर काफ़ी सारा लवण होता है। कई भी स्किन की डिजीज़ को भी यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो इसके पास में कोई महल होगा, वहाँ पे जब उसको बना रहे होंगे तो ये वाला जो खजूर का जो बीज है वहाँ से मिला था। अब यदि हम इसका पूरा डिटेल करते हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसकी उत्पादक क्षमता को यदि प्राप्त करना है कि एक भ्रूणी कोश में कितने अंडे हैं, एक बीजांड में कितने भ्रूण हैं, है ना। ये सब हमको जानकारी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में अभी 1 मिनट में आप लोगों को एक चित्रों से भी समझा देती हूँ इसको। पहले देखिए, ये अभी जो मैंने आपको बताया था ना बीज पत्र, तो यहाँ पे जो बीज होता है उसमें 2 बीज पत्र है। अगर हमें इस तरह की रचना इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका बीजांड द्वार, है ना ये। अब दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, ये द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल इसका। यहाँ पर यदि हम इसका सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो इस तरह की रचना लिए होते हैं, जिसमें बाहर की ओर क्या होता है? बीज का आवरण होता है। यहाँ इसके अंदर भ्रूणपोष भरा हुआ है। इसके 2 बीजपत्र है, ये वाला पोर्शन जो होगा वो बीजपत्र कहलाएगा, और ये बीज का आधार या मूल शिरा होगा।
है ना। यहाँ पर इसमें मूलाग्र बन रहा है और ये प्रहोर का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये जो एक भ्रूण है उसको हमने दिखाया, ये द्विबीजपत्री का, एक बीजपत्री का। और आगे देख सकते हैं यहाँ भी ये द्विबीजपत्री का है, ये एक बीजपत्री का, ये मक्का का है, ये हम द्विबीजपत्री का है। तो यहाँ द्विबीजपत्री में हम देखेंगे कि इसमें तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें भ्रूणपोष होता है। ये वाला जो नीचे आ रहा है ये मूलाग्र सिरा है जो जड़ का निर्माण करेगा। ये बीजपत्र है, मूल अक्ष है इसमें। यहाँ पर हम इसको देखेंगे प्ररोढ़ शिर का निर्माण भी होगा। तो ये एक द्विबीजपत्री जो बीज होता है उसका स्ट्रक्चर ये है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? यह एक बीजपत्री का स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ बाहर की ओर फल भित्ति है, इसके अंदर देखिए इतना सारा भ्रूणपोष इसका अंदर है। फिर इसके टुकुलों में ये प्रारंकुर चोल है, ये प्रारंकुर है, यहाँ पर मूलांकुर है और ये मूल चोल का निर्माण करते हैं। तो ये सूक्ष्म बीजों के हैं यहाँ पर। इसके बाद में हमने ये जो आभासी फ्रूट के बारे में पढ़ा था, ये सैंपल का चित्र है और ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये पुष्पासन है, इसके अंदर बीज हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हम फल भित्ति भी शो कर रखी है, मध्य भित्ति को भी दिखाया गया है। और ये एकिन कहा जाता है, एकिन का है, एकिन मतलब ये स्ट्रॉबेरी का काट है उसको शो किया है। इसमें यहाँ पर भी पुष्पासन है और इसके जो फ्रूट को हम एकिन नाम से जानते हैं। अब देखिए हम अपने वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि कितने उसमें अंडाशय मौजूद है, पुष्प में कितने अंडाशय हैं, कितने पुष्प पैदा होते हैं। तो इन सब के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि एक फल है जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में बीज बनते हैं। प्रत्येक फल में लगभग 1000 लघु बीज बनते हैं। वो है आर्किड के फल, है ना। कुछ परजीवी प्रजाति भी है जैसे ऑरोबैंकी और स्ट्राइगा। इसके अलावा हम फाइकस या अंजीर को आपने देखा होगा। इसकी खासियत है अंजीर की कि जिनको खून की कमी हो जाती है ना, या ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको अंजीर दिया जाता है, पानी में भिगो के दिया जाता है तो कब्ज़ नहीं होती है। और दूध में उबाल कर भी कई लोग इसका सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्लड भी काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। तो ये अंजीर, अब इस अंजीर को आप देख सकते हैं मार्केट से कभी लाएँ तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। और ये जो एक छोटा सा बीज होता है ये अंजीर का काफ़ी विशाल वृक्ष को तैयार कर लेता है। अब इसमें संख्या जो होती है ना, लाखों की संख्या में बीज हो जाते हैं। एक पौधा जो होगा ना, एक अंजीर छोटा सा गोल फ्रूट होता है, लेकिन मार्केट में हम लेने जाएंगे तो रस्सी में बंधा होता है, छोटे छोटे चपटे होते हैं, है ना। मोस्टली ठंड के दिनों में इसको खाया जाता है, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो ये अंजीर जो है, फाइकस जो है, इसके छोटे छोटे बीज, एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा पौधा बनाता है। और एक पौधे के यदि हम देखें तो लाखों की संख्या में उसमें फलों में जो है उसमें बीज पैदा होते हैं। ये इतना होने के बाद में हम पढ़ेंगे असंजनन या बहुभ्रूणता। अभी तक तो हम सिंपल एक भ्रूण के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केवल एक भ्रूण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे भ्रूणों के बारे में और आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। असंजनन भी परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुभ्रूणता वाला जो क्वेश्चन है ये सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता क्या है, फिर इसके जो एग्जाम्पल्स है जैसे सिट्रस फल, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, बीज निषेचन के परिणाम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर देते हैं, जैसे घासों में और एस्ट्रेसिया में। तो इसे कहा जाता है असंजनन। बिना निषेचन हुए फल को हम असंजनन, अलिंगीय प्रजनन कहते हैं, है ना। लैंगिक जनन नहीं होता है इसमें। असंज में बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं, कई तरीके से ये प्रोसेस की जाती है। अब इसमें क्या होता है ये हम समझते हैं कि जो कभी कभी क्या होता है, जो द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाता है ना। हमने पहले कई बार पढ़ रखा है कि कैसे बनते हैं गैमेट्स, उसमें मियोसिस होता है ना, 1 से 4 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी अंड कोशिका है उसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पर क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाती है और बिना निषेचन के इसमें भ्रूण का विकास होने लगता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुत सारे जो नींबू वंश है, सिट्रस जो हैं, आम की कई किस्में हैं,
उनमें भ्रूण कोश पुटी के आसपास बीजांड की कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। भ्रूण कोश में प्रोड्यूट या प्रोद्भी होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है। इस प्रजाति के प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण बन जाते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। अब आप सिट्रस स्कूल के कोई से भी फल लेंगे, जैसे आपने संतरा लिया या मौसम्बी ली, उसके बीज को लेना, वाइट कलर का छोटा सा बीज होगा। जब आप उसको ओपन करेंगे, किसी दिन आप उसको करके देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो उसमें बहुत सारे भ्रूणों की उपस्थिति नजर आएगी, लाइंस बनी हुई दिखेगी, है ना। अंदर से, ऊपर से वाइट है लेकिन अंदर से हल्का ग्रीन कलर का होता है और बीच में वाइट कलर के उसमें भ्रूण आपको बहुत खूबसूरत से नजर आएंगे। तो एक साथ यदि एक भ्रूण है तो कहीं कुछ हमको वो नहीं है, लेकिन अगर कई भ्रूणों की उपस्थिति उसमें हो जाती है तो उसे हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। तो हम असंजनन को भी समझ गए, बहुभ्रूणता को भी समझ चुके हैं। अब यदि असंजनन है तो आनुवंशिक प्रकृति कैसी होगी? सेम टू सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। उन्हें क्लोन ही कहा जाएगा क्योंकि वो तो द्विगुणित ऑलरेडी हो गई है, उसी के जैसा बनना है, तो सेम टू सेम हुआ है। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो नई वेरिएशंस आती। अब इसके द्वारा हम कई खाद्य संकर किस्मों को उगाया जाता है। संकर किस्में खेती में काफ़ी प्रोडक्शन हाई करवाती है, काफ़ी सारे जल्द तेज़ी से प्रोडक्शन होता है। संकर किस्में में क्या खासियत होती है? उन्हीं बीजों का चयन किया जाता है और उन्हीं को क्रॉस करवाया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करें। मेन संकर बीजों का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल बने। तो यहाँ पर हमको ऐसा ही करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? असंजनन की प्रोसेस को तैयार कर सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे कि असंजनन से जो बीज तैयार किए जाएंगे तो उनसे क्या होगा कि नए साल, हर साल संकर बीजों का उपयोग हम जारी रख सकते हैं और संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो आजकल जो है विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन या आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों को तैयार किया जाता है। इनके जीन्स को भी स्थानांतरित किया जाता है। तो इस तरह से असंजनन के द्वारा हम प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाय। और अगर मेरा चैप्टर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको और मुझे सब्सक्राइब की भी कीजिएगा। ठीक है।